आजकल जो हमारी जनरेशन है जेन ज़ीज़ हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के शिकार रहते हैं। तो ये किस कारण से है? जब भी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, आपका गट ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से भी एंजाइटी और डिप्रेशन आपको होगा। आजकल हुकअप्स का ज़माना है, फिर ब्रेकअप हो गया और बड़ी सारी पॉपुलर टर्म है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, जी। ये शिप वो शिप, है ना। मतलब टेम्परेरी। अब आपका हार्ट ब्रेक हो गया और उसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस थे उस रिलेशनशिप को लेके। कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जिसमें पता चल सके कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, उससे बाहर निकलना चाहिए? लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ देख रहा है, वो सबसे पहले उसकी कोशिश रहेगी कि 1-2 मीटिंग के बाद ही आपको सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए कन्विंस कर लिया जाए। जितने आपके बॉडी काउंट होंगे, यानी कि जितना आपकी बॉडी डिफरेंट टच इंटीमेसी एक्सपीरियंस करेगी, उतना उसकी इंटेलिजेंस जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। फीमेल्स भी आजकल लड़कों का मिसयूज़ करने लगी हैं। एक टाइम में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स भी बना लेती हैं, या उन्हें भी अपना पॉकेट मनी के लिए या फ़न के लिए। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल्स आज बिल्कुल ही क्लीन है। ओवर पॉजेसिवनेस किसी की भी तरफ से, फीमेल या मेल की तरफ से, ये कोई डिसऑर्डर है या कुछ और? हमेशा विश्वास रखो, जो आपका है वो अकेले में भी, जब उसके पास मौके होंगे, वो तब भी आपका ही रहेगा। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, उनको लगा कि इसको ना कुछ हो गया दिमाग में, इसके ना वो कुछ चढ़ गया, ऐसे भूत भूत का वो हो गया। इतना टॉर्चर कराने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी उन्हें इलाज ही कराना पड़ा। एकदम से गुस्सा आ जाता है या पब्लिक प्लेस पर हैं तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो कुछ ऐसा है जिसको हम प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अवॉइड कर सकें? आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जनरेशन यानी जेन ज़ीज़ हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? रात को फ़ोन स्क्रॉल करते करते 2 बज जाते हैं, कभी नींद नहीं आती है तो कभी ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होती और कभी प्यार ही स्ट्रेस बन जाता है। फिर हम पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद मी। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम ही है लोगों के दिल और दिमाग को हील करना। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर कशिका जैन का हमारी पॉडकास्ट में, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और काउंसलर भी हैं। हेलो मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू प्रिंसी फॉर इन्वाइटिंग मी। तो मैम, जैसे आजकल जो हमारी जनरेशन है जेन ज़ीज़ हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के शिकार रहते हैं। तो ये किस कारण से है? कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से, यानी कि हर समय आप देखिएगा कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ढूंढती है और हर समय किसी ना किसी से कनेक्टेड रहना चाहती है और अपडेटेड रहना चाहती है। और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमारे ब्रेन पर है, डेफिनेटली उससे स्ट्रेस होगा और धीरे धीरे आप एंजाइटी का शिकार होंगे। क्यों होंगे? एंजाइटी आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से आपको ज़्यादा महसूस होती है, और स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। और आज आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके फ्रेंड से या आपके कज़न से, सिबलिंग से नहीं है। आज आपके कंपैरिजन में पूरा वर्ल्ड है, और जितना ज़्यादा आप कंपैरिजन को कहीं से भी सेंस कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक हर उसमें फिट इन होने का प्रेशर है। और बहुत सारे लोगों में अपने अंदर बहुत इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाना, या ऐसा लगना कि जैसे सब लोग मुझसे बेहतर हैं, बस मुझ में ही बहुत कुछ कमी है, मैं ही डिप्राइव्ड हूँ, या मेरे साथ ही बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, या मैं ही ब्लेस नहीं हूँ। तो मेरे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है। तो बहुत कुछ इस तरीके का नेगेटिव हमारे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट एक स्ट्रेस मोड में हैं। तो और आज इतना कंपटीशन भी है ना जी, क्योंकि अगर आप ना उस रेस में नहीं दौड़ रहे हो, तो फिर आपको आउटडेटेड मान लिया जाता है। तो सबकी वजह से आपके ऊपर माइंड के लेवल पर बहुत प्रेशर है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। और जब भी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, आपका गट ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से भी एंजाइटी और डिप्रेशन आपको होगा। और साथ के साथ जितना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करोगे, उससे भी आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी। फिर आपके अंदर उसी तरीके के थॉट्स आएंगे कंपैरिजन के, या आप मिस आउट कर रहे हो किसी चीज़ में, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस से एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस स्टेट में रहे और आपने अपने आप को लिमिट नहीं किया, या आपने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन नहीं दिया, एक गोल नहीं बनाया, तो धीरे धीरे आपकी वो इन्फीरियरिटी आप पर इतनी हावी हो जाएगी, कंपैरिजन इतना हावी हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना हावी हो जाएगा कि आपका लो मूड रहने लगेगा। धीरे धीरे वो स्टेट फिक्स होने लगेगी और वो डिप्रेशन तक भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमारी जो खुशी है वो छीन ली है। देखिए, सोशल मीडिया ने खुशी छीन ली है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ने सबकी खुशी तो नहीं छीनी है।
आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लिमिट लगा रखी है जी। और बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक पर्पस से, एक टाइम लिमिट बनाकर अगर यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया आपकी खुशी नहीं छीन सकता, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का मिस यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी खुशियाँ छीन लेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते, तो आपने तो हज़ारों केसेस हैंडल करे होंगे। तो जो ये स्ट्रेस एंजाइटी के अलावा भी आपके पास कोई और केसेस आते हैं जो आजकल की जनरेशन जेन जी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो उनकी? ब्रेकअप इश्यूज़ लेकर आते हैं वो, और उसकी वजह से उनको जैसे इनअटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, काम में मन नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, पुअर हाइजीन हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, कई बार इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है। और जो भी बच्चा अपने गोल से हट गया तो वहाँ पर फिर उसको ना और ज़्यादा घर की तरफ से भी प्रेशर आता है, सोसाइटी का भी प्रेशर पड़ता है, पीयर से पीछे हो जाने का कांस्टेंट एक फ़ियर रहता है उसको, और उस वजह से ना धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ रही है। और एंग्जाइटी ना एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, एंग्जाइटी की एक फॉर्म है जिसमें बार बार कुछ सर्टेन थॉट्स, इमेजेस रिपीट होती हैं दिमाग में और बहुत एंग्जाइटी देती हैं, और फिर आपको उसे एंग्जाइटी को सेटल करने के लिए कुछ एक्शन लेना होता है रिलीफ के लिए। तो आजकल ये OCD बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे इसको कैसे पहचाने कोई इंसान की वो OCD का शिकार है, कुछ आप बता सकें? अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं और रिपीट होने पर वो आपको बहुत ही फ़ियर की फीलिंग दे रही हैं, बहुत एंग्जाइटी की फीलिंग दे रही हैं आपको, और आपको एक अनकंट्रोलेबल अर्ज आ रही है कि आप ना रिलीफ के लिए कुछ एक्शन लें, तो आपको समझ जाना है कि ये ना एंग्जाइटी का वो लूप स्टार्ट हो गया है जिसे OCD कहते हैं। तो जैसे आजकल मैम जो आपने बताया कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ब्रेकअप्स या तो कोई अपने ब्रेकअप के बाद या हार्ट ब्रेक के बाद कोई अपने आप को कैसे हील कर सकता है? देखिए आजकल ना ब्रेकअप जेनज़ीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉमन सा हो गया है, क्योंकि रिलेशनशिप के मीनिंग बहुत बदल गए हैं। आजकल हुकअप्स का ज़माना है, फिर ब्रेकअप हो गया, और बड़ी सारी पॉपुलर टर्म है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, जी। ये शिप वो शिप, है ना। मतलब टेम्परेरी रिलेशनशिप का एक्चुअली वो मीनिंग नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग पहले हमारे लिए होता था। हम लोग भारतीय हैं, हम एक जन्म की कहाँ बात करते हैं, हम तो 7 जन्म की भी बात करते हैं। जी। लेकिन यहाँ 7 दिन आपका रिलेशनशिप चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आजकल ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट पूरा क्लियर करके चलते हैं कि आपको ना क्या चाहिए दूसरे इंसान से। अगर आपका इतना डिस्टॉर्टेड मीनिंग है रिलेशनशिप को लेकर, तो अब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, मिसट्रीट करना, और इमोशनल इंटीमेसी के बिना भी फिज़िकली इंटीमेट हो जाना और अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना, तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि हम ना बहुत डिसफंक्शनल हो चुके हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर। जब तक हम अपने बिलीफ को ठीक नहीं रखेंगे, रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे, और सिर्फ ये है कि जो आज ट्रेंड चल रहा है उसमें फिट इन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत स्ट्रेस के रूप में, एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अब आपका हार्ट ब्रेक हो गया और उसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस थे उस रिलेशनशिप को लेके। अगर आप फैंसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपको पहले से ही पता होता है ये सब टेम्परेरी है और मेरे को ये पर्पस पूरा होने पर इससे आउट होना है, तो फिर वहाँ पर हार्ट ब्रेक तो जैसा कोई सेंस ही नहीं होगा, ना कोई डिप्रेशन होगा, ना कोई एंग्जाइटी होगी उसमें, तो आप नेक्स्ट पे मूव कर जाओगे और आप नॉर्मल रहोगे। लेकिन अगर आज भी किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी तरफ से सीरियस रिलेशनशिप था जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, तो उसके लिए एक शॉक जैसा ही है कि जिस पर्सन के साथ वो कुछ ड्रीम लाइफ इमेजिन कर रहा था, एकदम सडन उसकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया कि जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब भी आपकी किसी भी चीज़ के लिए नॉन एक्सेप्टेंस होगी तो वो नॉन एक्सेप्टेंस आपको सबसे पहले एक शॉक देगी, फिर उस शॉक में ना आपका रिस्पॉन्स आएगा, या तो गुस्से का आएगा या एक एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से, और आप ना बार्गेन करोगे, यानी कि कुछ समझौता करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब भी आपकी बात नहीं बनेगी, सपोज़ आपने अपने पार्टनर को अप्रोच किया, आपने सॉरी बोला, आपने बोला मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, है ना, चलो फिर से रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, मैं भी अपने आप को सुधारूँ, तुम भी देखो कहाँ पर क्या करना है। लेकिन सामने वाला तो एक क्लियर था कि उसे तो आपको ना थोड़े टाइम तक घुमाना फिराना और आपसे बात करनी थी और फिर छोड़ देना था। अब आप ना विक्टिम हो गए हो, तो बहुत बात करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है,
तब आप डिप्रेशन फील करोगे, क्योंकि आपने ना उसे क्लोजर नहीं दिया। अभी भी आपके दिमाग में ना वो रिलेशनशिप जिंदा है, आपको उसे एंड करना पड़ेगा। एंड तब नहीं होता जब सामने वाला कहता है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। एंड तब होता है जब आप अपने आप को बोलते हो कि अब ये हो गया है, सामने वाले की ज़िंदगी में मुझे ज़बरदस्ती नहीं रखना, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। असली क्लोजर तब होता है। तो वो क्लोजर आपने दिया नहीं। आप क्या सर्च कर रहे हो कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसी मुझ में क्या कमी है, कोई और मिल गया होगा, आपके ऐसी सेल्फ टॉक है। तो क्लोजर तो मिल नहीं रहा है। तो डिप्रेशन वाली स्टेट में आप तब तक अटके रहोगे जब तक आप खुद कॉन्शियसली क्लोजर नहीं दोगे उस चीज़ को। उसके बाद जब आप ये क्लोजर दोगे तो फाइनली एक्सेप्टेंस हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप मूव ऑन करोगे। क्योंकि अगर हम फिजिकली भी सिक हो जाते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी को रीगेन करते हैं और धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो ऐसे ही ये एक आपका साइकोलॉजिकल हिट है। तो इसके बाद भी आपको थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो जैसे एक पर्सन पे फोकस होकर आप क्या करते हैं, आपकी दुनिया ना बहुत ही नैरो हो जाती है, छोटी सी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे कि आपका ना कुछ रिलीफ मिले और साथ के साथ ना कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ नई स्किल सीखें। मूव ऑन करने में सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आप बहुत ईजिली अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्लोजर दिए बिना एक्सेप्टेंस आएगी नहीं, और एक्सेप्टेंस जब तक आएगी नहीं तो आप डिप्रेशन एंजाइटी के स्टेट से बाहर निकलेंगे नहीं। तो किसी को अगर हार्ट ब्रेक या उसको रिजेक्शन मिला है तो सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को, ये हो गया है। Exactly. उसके बाद फिर वो मूव ऑन कर सकता है। देखिए, जो हो गया है उसे तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना। जी। तो जैसे आजकल जो आपने बताया कि बहुत सारे रिलेशनशिप के मीनिंग है, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो आजकल जो ये सब चल रहा है उसमें कोई अगर ट्रू लव या ढूंढना चाहे या कोई जो रिलेशनशिप में है वो पता करना चाहे मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जिसमें पता चल सके कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, उससे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, आज के फास्ट पेस रिलेशनशिप वाले ज़माने में सबसे पहले आपको ये है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ है तो सबसे पहले वो आपके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी लंबे समय तक डेवलप करना चाहेगा, क्योंकि उसी के सहारे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलती है। लेकिन जो भी शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ देख रहा है वो सबसे पहले उसकी कोशिश रहेगी कि 1-2 मीटिंग के बाद ही आपको सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए कन्विंस कर लिया जाए। तो कभी भी जल्दी में ना रहें। आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट आपको रखनी है और ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है जो कुदरत ने हमें दिया है। इसे यूं ही किसी को ना सौंपें। अपना बॉडी काउंट ना बढ़ाएं और अपनी बॉडी काउंट को बढ़ाने में कोई भी प्रेस्टीज ना माने कि बड़ा प्राइड वाला है कि मेरे 10 बॉडी काउंट है, मेरे 20 बॉडी काउंट हो चुके हैं। क्योंकि जितने आपके बॉडी काउंट होंगे, यानी कि जितना आपकी बॉडी डिफरेंट टच इंटीमेसी एक्सपीरियंस करेगी, उतना उसकी इंटेलिजेंस जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर ना मैस फैल जाएगा और आपको इस तरीके की इंटीमेसी में कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ना सबसे पहले समझना है कि अगर कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीख कर रहा है, वो कभी भी आपको कुछ ऐसी डिमांड नहीं करेगा जिसमें आपकी डिसरिस्पेक्ट छुपी हुई है। वो कभी भी आपको ये, अगर मुझसे प्यार करते हो तो उसमें दिक्कत ही क्या है, मेरा विश्वास करो, और मतलब किसी भी तरीके से आपको उसकी बातों में प्रेशर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और क्योंकि मेल्स की तरफ से फीमेल के लिए प्रेशर और एक रिक्वेस्ट आता है, फीमेल्स भी आजकल लड़कों का मिसयूज़ करने लगी हैं। एक टाइम में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स भी बना लेती हैं, या उन्हें भी अपना पॉकेट मनी के लिए या फ़न के लिए। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल्स आज बिल्कुल ही क्लीन है, तो फीमेल्स भी, लेकिन फिर भी अभी भी मेल्स का ही रेशो बॉयज़ का रेशो ज़्यादा है। तो जिसका रेशो ज़्यादा है वही हाईलाइट होगा जी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपको समझना है कि अगर कोई भी आपका पार्टनर इस तरीके से आपसे जल्दबाजी कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में ही होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमेशा पेशेंस होता है, रिस्पेक्ट होती है, वेट होता है। वो ग्रेस और चार्म मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। और आपको ये देखना है कि वो एक ग्रीन फ्लैग है क्या। वो अगर वो आपसे फ्यूचर की बात करता है, आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि हम ना इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, शादी के बारे में, फैमिली के बारे में, और एक ऑलरेडी वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल जोन में आ गया है जहाँ पर वो ना आपकी केयर ऐसे करता है कि आपको ना एक कंफर्ट भी आए और साथ के साथ आपकी फैमिली पर, आपकी पर्सनल रेपुटेशन पर कोई आँच ना आए। तो ये एक ग्रीन फ्लैग है जो ये बताता है कि ये रिलेशनशिप का भविष्य जो है ना, ये लंबा है। शॉर्ट टर्म वाला क्या होगा, शॉर्ट टर्म आपकी ब्यूटी की तारीफ़ कर देगा, अगर लड़का है तो, या लड़की है तो आपसे मुझे घुमाओ फिराओ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, ये करो वो करो, बस उनका जो टॉपिक का है ना वो यहीं आसपास घूमेगा।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म आपके साथ दिख रहा होगा तो आपके साथ फ्यूचर, करियर, फैमिली, आगे आने वाली हार्डशिप की, अगर कास्ट डिफरेंट है या जॉब का जो नेचर है वो अलग अलग है, इंटरेस्ट डिफरेंस होते हुए भी वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो छोटी छोटी बातों से क्लू दे देगा कि भाई तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है वो लंबे समय चलने वाला है। यस। तो इनिशियली आप 5-7 बार किसी से मिलोगे तो आपको उसकी बातचीत का जो सेंटर है वो कहाँ पर है उससे आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे रहेगा। यस मैम, आजकल और रिलेशनशिप भी देखें, जैसे कुछ लोग ओवर पॉजिटिव होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या जो फीमेल होती है वो अपने बॉयफ्रेंड या उसके हस्बैंड को किसी और फीमेल से बात नहीं करने देती है, किसी से मिलने नहीं देती है। तो ये ओवर पॉजिटिवनेस किसी की भी तरफ से, फीमेल या मेल की तरफ से, ये कोई डिसऑर्डर है या कुछ और? ये है इनसिक्योरिटी। इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है तो वो इनसिक्योरिटी उसको पजेसिव बनाती है। इनसिक्योरिटी की वजह से वो प्यार केयर के नाम पर अपनी पजेसिवनेस शो करता है, क्योंकि वो पर्सन को एक तरीके से ना उसे टिकाए रखने के लिए उसको ऐसा लगता है कि मुझे ना एक कांस्टेंट टच और एक वॉच में रहने की ज़रूरत है कि मैं उस इंसान पर वॉच करूं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन को ज़्यादा पसेसिव एटीट्यूड के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो उसे ना सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम पर अटैक हो रहा है। और हम ह्यूमंस के लिए फ्रीडम टॉप पर आती है। यस। कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहता। तो आप प्यार के नाम पर, केयर के नाम पर कि मैं पॉजिटिव हूँ तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि मेरे लिए कितना पॉजिटिव है। और कुछ लोग ना इस रेड फ्लैग को ना ग्रीन फ्लैग मानते हैं कि अरे भाई मेरा पार्टनर तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, किसी से बात नहीं करने देता, ये नहीं पहनने देता, वो उसमें ना प्राइड फील करते हैं। अरे ये प्राइड नहीं है, ये आपके लिए केज है। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है और आप जो है ना बस उसके इर्द गिर्द बस इसलिए मंडरा रहे हो आप कि मैं हूँ इर्द गिर्द तो उसकी नज़र किसी पे न जाए, कुछ मौका ना मिले, उसे मौका ढूंढना होगा तो वो कभी भी ढूंढ लेगा। और इतना पजेसिव होने की, इतना वॉच करने की, इतना ओवरली सराउंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा विश्वास रखो जो आपका है वो अकेले में भी, जब उसके पास मौके होंगे वो तब भी आपका ही रहेगा। और जिसको आपसे धोखाधड़ी करनी है, आप कितना भी उस पर नज़र रख लो, कुछ ना कुछ जैसे ही मौका मिलेगा वो मौके पे चौका लगाएगा और फ़ौरन किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बल्कि तुम ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाओगे, ज़्यादा उसके इर्द गिर्द मंडराओगे, हर समय उसकी फ्रीडम पर अटैक रखोगे, उसका मी टाइम खा जाओगे, तो तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि फिर उसे प्यार फील नहीं होगा, फिर उसे बंधन फील होगा, फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल। आप ये देखो ना, जब अगर आप हर वक्त किसी के इर्द गिर्द हो तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी नोटिस होंगी जो आपके खुद के बिलीफ और क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक नहीं होंगी। आप इस पर टोका टाकी करोगे, टोका टाकी से उसे तकलीफ होने लगेगी। तो फिर जिन बातों में पहले प्यार झलकता था उन्हीं बातों पर आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और फिर प्यार गायब हो जाएगा, बंधन रह जाएगा। तो फिर मौका देखा जाएगा कि कब एक दूसरे को लात मारी जाए, ये हो जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना कि प्यार के नाम पर पॉजिटिवनेस, ये कुछ नहीं होता, ये अपनी इनसिक्योरिटी होती है। आदमी अपना इंतजाम पक्का रखना चाहता है इस तरीके से पॉजिटिवनेस दिखाकर। जो ट्रू और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और लव होता है उसमें सबसे पहले फ्रीडम होता है। क्योंकि भाई देखो, जो मेरा है ना वो मेरा ही रहेगा, चाहे वो किसी से भी बात करे, किसी के साथ हंसे, बैठे, बोले, कहीं बाहर भी जाए, वो मेरा है तो मेरा रहेगा। क्योंकि ऑनेस्टी, लॉयल्टी ना अंदर से आती है, बाहर से ज़बरदस्ती किसी पे चिपकाई नहीं जा सकती है। लेकिन आप ये सोचो कि वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहे और तब ही बस लॉयल है, ऐसी लॉयल्टी नहीं होती है। फिर तो वो उसको बंधन लगने लगता है। बंधन लगने लगेगा। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मुझे अपने पार्टनर को बंधन में या किसी नज़र में नहीं रखना है। अगर कोई इंसान दूसरे से पट जाए तो भाई तू ले जा, फिर मुझे चाहिए ही नहीं। यस। ठीक है, अगर कोई इतना कमज़ोर है कि किसी भी चीज़ से वो अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, तो तू ही ले जा, वो बेटर है। क्योंकि मैंने नौकरी थोड़ा ना बजा रखी ज़िंदगी भर की। Yes. कब तक पीछे पीछे घूमा जाएगा? नई नई रिलेशनशिप होगी, चलो आप कर लोगे, कभी तो आप सेटल होगे ना। Yes. आप लाइफ टाइम की एंग्जाइटी थोड़ा ना ले लोगे। तो फ्रीडम, क्योंकि हमें अपना एक स्पेस चाहिए होता है, हम सबको अपना मी टाइम चाहिए होता है। वी टाइम जितना इंपॉर्टेंट है कपल्स के बीच में, उतना मी टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप हर समय एक एंग्जाइटी में रहो और फिर भी आपका माइंड ही आपको डाउट कराएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त ये हो गया हो, उस वक्त ये हो गया हो। कभी आप फ़ोन चेक करोगे, कभी आप कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछोगे, कभी आने जाने पे, कपड़े पहनने पे रोका टोकी करोगे, कभी ऑफिस में क्यों लेट हो गई है, फ़ोन क्यों एंगेज आ रहा था। ये फिजूल की बातों से रिलेशनशिप का एसेंस गायब हो जाता है। उसका ट्रू फाउंडेशन में इतनी ज़्यादा शिकायतें भर जाती हैं
कि जब फाउंडेशन ही हिल जाएगी शिकायतों से, Yes. रिलेशनशिप टिक नहीं सकती है। तो अगर कोई इंसान जिसको ये है, इसको क्या डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर कुछ इंसान की इनसिक्योरिटी ही बोलेंगे? ये इनसिक्योरिटी से ही शुरू होता है। हो सकता है कि जिसको इस तरह से एक इनसिक्योरिटी है, उसने अपने पेरेंट्स के पुअर रिलेशनशिप बॉन्ड को देखा हो, या उसने कुछ इस तरीके के अपने फ्रेंड सर्कल में रेफरेंस सुने हो कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, उसके पास ऐसे रेफरेंसेस हों। अब वहाँ रेफरेंसेस से, या उसके किसी खुद उसने विटनेस किया अपने घर में ऐसे क्लोज रिलेशनशिप में, वो सारे ही रेफरेंस हैं। उन रेफरेंस के बेस पर उसने ये अंदर माना हुआ है कि रिलेशनशिप में लोग चीट करते हैं ऐसा। तो अब वो चीटिंग से और चीटिंग के बाद मिलने वाले पेन से बचना चाहता है, इसलिए उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, और वो इस पेन से दूर रहने के लिए पजेसिव हो गया अपने पार्टनर के लिए। तो ये एक्चुअली राइट सोल्यूशन नहीं है, ये तो और टॉर्चर करेगा उसे। Yes. उसे ये समझना है कि भाई हर इंसान अलग होता है, सब लोग एक जैसे तो होते नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स का बॉन्ड अगर अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम्हारे पार्टनर से अच्छा नहीं रहेगा, या दो चार दोस्तों के ऐसे एक्सपीरियंस रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हर लड़का लड़की एक दूसरे को चीट करें। हाँ, आप अवेयर रहो, आपको कोई भी रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं उन्हें आप इग्नोर मत करो, मतलब आंख मत मीचो ट्रस्ट के नाम पर, तो विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। और मैम जैसे आजकल जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टिक जाती हैं, जिसकी शादी हो जाती है, तो उनका फीमेल्स का जनरली ये होता है कि मेरे हस्बैंड या मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, और पार्टनर बोलता है कि मैं तो टाइम देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया तो लड़ाई हो गई। तो जैसे आपकी भी शादी हो चुकी है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, और हमारी लव मैरिज हुई थी, और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए, वो हर तरीके से अवेलेबल हैं, कांस्टेंट सपोर्ट है। आप देख ही रही हैं, सामने बैठे हुए हैं, जी। ठीक है ना। आज उनके बहुत सारे और भी काम थे, लेकिन वो हमेशा मेरे को क्वालिटी टाइम देते हैं, मेरे साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमेशा से खड़े हुए हैं। तो एक दूसरे को कांस्टेंट सपोर्ट, इमोशनल बॉन्ड देना, एक दूसरे की नीड्स को समझना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, कॉन्फिडेंस देना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देता है रिलेशनशिप की। लेकिन जनरली आज लड़ाइयाँ तो इसी वजह से हो रही हैं कि वो बोलते टाइम नहीं देते हैं, और वो टाइम हाँ, तो देते हैं जो तो टाइम नहीं देगा ना, तो उसकी तो होगी लड़ाई, और फिर क्योंकि भी होती रिलेशनशिप है। में चाहिए ही ना। अभी उसके बारे में मैं बताती हूँ कि जैसे ना, फीमेल्स की मेनली कंप्लेंट है कि हस्बैंड मेरा टाइम नहीं दे रहा है मुझे। यस। वो टाइम ना एक्चुअली पहले तो वर्क को दे रहा है, तो वर्क को देने के पीछे भी यही है कि भाई वो आपको कंफर्ट देना चाहता है लाइफ को, तो वो तो वर्क को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जब वो घर आ रहा है तो उसको ना, या तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए उसने एक हैबिट डेवलप कर लिया कि वो थोड़ी देर मोबाइल चलाएगा या टीवी देखेगा। अब टाइम तो लिमिटेड ही है हमारे पास। Yes. 24 घंटे में से आप निकाल दीजिए कम से कम 8 घंटे वर्क के, आजकल तो 8 भी नहीं 10 तो होते ही हैं। आप सोने के निकाल दीजिए, जो बचा कुचा टाइम है उसमें कुछ रूटीन की एक्टिविटीज़, एंड फिर वो जो आपके पास कट कट आके 1-2 घंटे बचते हैं, उसे भी आप टीवी मोबाइल को दे देते हो। तो फिर पर्सन से बात करने का टाइम ही नहीं बचा आपके पास। अब मान लीजिए वो फीमेल वर्किंग नहीं है, तो उससे ज़्यादा नीड होगी। Yes. क्यों? क्योंकि आप ही उसकी दुनिया में फिर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसका सर्कल थोड़ा सा छोटा होगा। लेकिन अगर वो फीमेल ऐसी है कि बहुत एक्टिव है और वो उसका सोशल नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, तो उसकी वो नीड तभी भी होगी अपने पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन नीड थोड़ी सी कम होगी। अगर वही वर्किंग वुमेन भी है तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगी कि वर्क के बाद कितना स्ट्रेस, थकान हो जाती है। तो वो लोग अगर एक दूसरे के प्रति समझदारी से काम लेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम, आधा घंटा 1 घंटा एक दूसरे को देंगे। और अगर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहेंगे, बर्न आउट फील करेंगे, तो वो लोग एक दूसरे को इस तरीके से समझेंगे कि अच्छा भाई अब क्या और टाइम दें, तो थके आ रहे आए हैं, अब थोड़ा सा रिस्टोर करें, नेक्स्ट डे फिर काम पर जाना है। मैं कह रही हूँ आप कितना भी काम में बिजी हैं, आप घर में रहते हैं या आप बाहर बहुत ज़्यादा बिजी हैं किसी भी उसमें, आपके साथ जो भी रिलेशंस हैं उनको आपका टाइम चाहिए ही। और आप उनके साथ भले ही बस आधा घंटा भी अगर डेली बैठकर मन की कुछ बात कर लोगे, पूछ लोगे दूसरे का, या अपना कुछ बता दोगे, तो आपका एक ऐसा उनके साथ कनेक्शन सेट हो जाएगा जो कि सिर्फ आधा घंटा दिन में आपने एक दूसरे को दिया। लेकिन वही डोर ना आपको साल दर साल बांधती रहेगी, और वो बंधन बंधन नहीं होगा, वो प्यार वाला बंधन की जो हम बात करते हैं कि हाँ मेरे को नोटिस किया जा रहा है, मेरे को एक्नॉलेज किया जा रहा है, मेरी प्रेजेंस को फील किया जा रहा है। और जितना वो इमोशनल कनेक्शन होगा, आपको एक फ्री स्पेस मिलेगा अपनी बात कहने का, और दूसरे की बात आप सुनने में भी इंटरेस्टेड रहोगे, तो बस वही है कि हर दिन आपकी रिलेशनशिप रिन्यू होती रहेगी।
क्योंकि आज की फास्ट लाइफ में इतना तो टाइम नहीं है कि पहले की तरह कि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। आज आधा एक घंटा भी अगर कपल्स ने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया तो अच्छा रहता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि अगर कोई टाइम देना भी चाहे तो उसमें ये होता है कि अगर आप ना कंप्लेंट कर रहे हो हर बात पर, कि सपोज़ कीजिए एक फ़ीमेल है, वो कंप्लेंट कर रही है कि ना तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ऐसे करती है, तुम्हारे भाई ऐसे करते हैं, मतलब दिन भर का उसने जो इकट्ठा किया, आते ही उसने हस्बैंड पर उगलना शुरू कर दिया। अब हस्बैंड को क्या होगा, वो काम से थका रहा आया है, उसे ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर हावी है। हो सकता है उसे कोई लोन चुकाना हो, या उसे बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग की कोई टेंशन हो, अपने हेल्थ इश्यूज हो। आपने देखा नहीं उसकी कंडीशन और आपने उस पर तुरंत ना कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, ये हुआ वो हुआ, वो तो अवॉइड करेगा ही आपको। अवॉइड करने के लिए उसके पास ईजी वो है अपना मोबाइल आज की तारीख में, या वो बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा राउंड लेकर आता हूँ, दोस्तों के साथ कनेक्ट होता हूँ, या टीवी देख लेता हूँ, तो ये उसका एस्केप है। तो आप ये देखो, अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो क्या आपकी बातों में मोनोटोनी है, या आपकी बातों में कंप्लेंट है हर समय, या आप ओवर डिमांडिंग है। आप उस पर्सन से नॉर्मल बात कीजिए ना, आप उस पर्सन को अच्छे से सुनिए, अपनी बातें भी कुछ अगर आप बता रहे हैं तो उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ब्लेम नहीं होना चाहिए, शेम नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ आप कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो कोई भी आपको अवॉइड नहीं करेगा। तो फीमेल्स भी ना जब भी बात करती हैं तो उनकी बातों में ज़्यादा कंप्लेनिंग और ब्लेम शेम बहुत होता है, इसलिए मेल्स अवॉइड कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे ना उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंसिंग बन जाती है। ऐसा लगता है अरे आज से बात करेंगे, फिर वो कंप्लेंट होगी, फिर चकचक होगी, स्ट्रेस होगा, तो इससे तो बात ही मत करो। फिर ये इमोशनल इंटीमेसी कम होने की वजह से फिजिकल इंटीमेसी में भी दूरी आ जाती है, फिर वहाँ से और ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। या अगर हम मेल की बात करें, कोई फीमेल है, चलो कंप्लेंट भी नहीं कर रही है, वो सोच रही है कि टाइम स्पेंड करना है मुझे क्वालिटी, लेकिन हस्बैंड जो है वो ना इमोशनल सपोर्ट देने की सेंस ही नहीं है उसमें। उसे ऐसा लगता है कि मेरे को ना फाइनेंशियली फीड करना है इन लोगों को, इनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, या इन्हें लग्जरी कंफर्ट देना है। वो इमोशनल नीड को निगलेक्ट करता है, क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली में इमोशनल नीड की इम्पोर्टेंस को देखा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि वो अपनी फीमेल के इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। ऑल्दो वो कंप्लेंट भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्यार चाह रही है, वो चाह रही है कि भाई मुझसे पूछो, है ना, मेरे दिल का हाल, या मुझे कुछ बात कहनी है तो मैं कब कहूँगी। लेकिन वो इमोशंस को समझते ही नहीं। उसके लिए है कि क्या है, तुम्हारे लिए क्या सुविधा नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, इतने तुम्हारे पास कपड़े हैं, इतने तुम्हारे पास गहने हैं, तुम्हारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, तुम किटियों में जाती हो, तुम ये करती हो वो करती हो। उसके पास 50 रीजनिंग है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है कि भाई फीमेल को बात करनी है। उसके पास केवल तब मत जाओ जब तुमको उससे कोई सेक्सुअल इंटीमेसी चाहिए। उसके लिए सेक्सुअल इंटीमेसी से पहले इमोशनल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर में आप उसे कैसे ट्रीट करते हो, छोटी छोटी बातों में आप उसे कैसे फील कराते हो। कभी भी आप उसे झाड़ देते हो बात बात में, तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है इस बात का कुछ भी, तुम्हें क्या पता है, बाहर जाओगी तब पता चलेगा। आप छोटी छोटी बातों में उसे झाड़ पिला देते हो, कभी उसके खाने को क्रिटिसाइज कर देते हो, कभी उसके पहनने को, कभी उसकी बॉडी शेप को क्रिटिसाइज कर देते हो। सारा दिन तो आप उसे ऑफ कर देते हो, वो तो सप्रेस करेगी, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करेगी, और बस आप उसके पास तभी जा रहे हो जब आपको कुछ उससे प्लेजर चाहिए। तो रिलेशनशिप ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उनकी डेली मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें डेली मेंटेन नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप का एसेंस खो जाता है, बस नाम का रिश्ता रह जाता है। तो मैम ये कई सारी बातें होंगी रिलेशनशिप पर, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। और जैसे अभी आप साइकोलॉजी आपने काफ़ी टाइम से देख रहे हैं क्लाइंट्स को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। तो अभी मैं कुछ अनयूजुअल केसेस की बात करूँगी, तो आप उस पर बता सकेंगी कि एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर है या कुछ और। तो जैसे कल ही मैंने एक मूवी देखी जिसमें उसके हीरो होता है, जिसके पेरेंट्स काफ़ी अर्ली एज में डेथ हो जाती है उनकी, और उनकी डेथ आग के कारण होती है। वो चिल्ला रहे होते बट वो बचा नहीं पाता क्योंकि छोटा होता है। फिर उसके बाद जब भी कभी भी वो कहीं किसी पेशेंट को या किसी जो उसको इंजर्ड है उसको देखता है, तो उसको अपने सिर्फ पेरेंट्स दिखते थे, माँ बाप, तो वो तुरंत जाके हॉस्पिटलाइज कर देता था उनको। तो ये उस कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कुछ और? देखिए, ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को इस तरह से आंखों के सामने जलते हुए देखा है तो ये उसके लिए ट्रॉमा है, और उसको ना फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं जब भी कुछ बाहर रेफरेंस मिलता है। तो वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि वो दूसरों की अब हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सबकॉन्शियसली इस बात का दुख है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन उसको अपने जो दूसरे लोगों में अपने पेरेंट्स दिखते हैं एज यूजुअल। हाँ, वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसका माइंड सबकॉन्शियसली जो भी कोई जल रहा होता है या इस तरह से इंजर्ड होता है, तो उसका माइंड उसे प्रोजेक्ट करता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी अंदर से वो करता है कि कुछ करो, इनके लिए हेल्प करो,
क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो पेन जिंदा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। यस। तो सबकॉन्शियस माइंड ने अभी भी उस एक्सपीरियंस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन एक्सपीरियंसेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है और अपर लेयर में रखता है, जिनके साथ भी एक्सट्रीम इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। अब पेरेंट्स को आपने इस तरीके से देखा जलते हुए अपनी आंखों के सामने, आप मरते दम तक कभी इसको भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से कनेक्टेड है। तो किसी भी बच्चे के लिए ट्रॉमा होगा, लेकिन वो जिस भी वजह से पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पाया, तो उसका कसूर नहीं था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस से जोड़ रखा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। अब वो बड़ा हो गया, कैपेसिटी में हुआ, जब भी कुछ बाहर इस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट देख रहा है, तो तुरंत उसका माइंड उस एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन उसमें ऐसा हो रहा है कि उसे पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं और उसको अंदर से लग रहा है कि अब बचाओ इन्हें। Yes. और वो तुरंत एकदम से रिस्पॉन्स दे रहा है और वो उनको सेव करने के लिए कुछ भी अपने एफर्ट्स डाल रहा है। तो ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अंदर वो ट्रॉमा अभी भी जिंदा है, हील नहीं हुआ है कंप्लीटली। और कई बार अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने आप को हील भी करते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की तरह अभी भी सेव कर रखा है, जिससे ना हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे एक और भी सोशल मीडिया पे एक किस्सा कि एक फीमेल थी, तो शायद उसके फादर या उसके ब्रदर का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि लाश को ना मतलब अंतिम संस्कार नहीं मिला था। तो उसने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, वो फाउंडेशन भी चलाती है कि कोई भी लावारिस लाश होती है तो उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करती है, पूरा अस्थि विसर्जन वगैरह, पूजा पाठ, मतलब धर्म के अनुसार। तो लोग ऐसे बेड़ा उठा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक और केस है ऐसे कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी, गड्ढे में गिरने की वजह से उसको डैमेज हुआ और उसकी मौत हो गई थी। तो उसके फादर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कहीं पर भी अगर गड्ढा वड्ढा वो होता है, तो वो बहुत हज़ारों गड्ढे भरवा चुके हैं इस तरीके के। देखा है ना आपने इस तरीके से। तो ये सारा वही है कि आपका लॉस इतना बड़ा हुआ कि उसकी ना टीस अभी भी आपके दिल में है। तो इसको लॉन्ग टर्म में हील करना सही नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में आप ना हील तो आप कर ही रहे हैं ना, ये जो आप एक्ट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपका जो एफर्ट डाल रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे आप अपने आप को हील ही कर रहे हैं। बट कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो ना कभी भी बाहर से कुछ रेफरेंस इस तरीके का मिल जाता है, तो वो दोबारा से ज़ख्म जिंदा हो जाते हैं। वो दुखते नहीं है रोज़ाना, लेकिन उनके स्कार्स ऐसे होते हैं जो छिपाए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन अभी इस तरीके से दूसरे लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है, तो वो हर समय रो रहा है अपने पेरेंट्स को याद करके। तो ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों से आंसू ही आ रहे हैं और वो रोज़ इस बात की कंप्लेंट कर रहा है, नहीं। तो उसकी हीलिंग तो कुछ लेवल पर हुई है ना। मेडिकली भी तो इसको ट्रीट किया जा सकता होगा। देखिए, साइकोलॉजिकली हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी क्या ही मेडिसिन आएगी ना आपके इमोशंस को सेटल करने की, या नम तो आप बन सकते हैं, या आपके अंदर से फ्लैशबैक्स को ख़त्म करने की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है। लेकिन हम साइकोलॉजिकल हीलिंग करते हैं कि अगर आपको ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, या आप उस एंग्जाइटी पेन को फील करते हैं, तो आप हेल्दी वे में इसको ब्रेथ वर्क करके, हम हिप्नोथेरेपी करते हैं। सो हिप्नोथेरेपी से हम ना वो जो पेन होता है इंसान के अंदर, उसे रिलीज़ करने में मदद करते हैं और एक्सेप्टेंस दिलाते हैं। तो ग्रेजुअली वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर एक पर्सन ने बीड़ा उठा लिया कि मुझे इस तरीके के लोगों की मदद करनी है, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, तो बहुत सारे लोगों की ना एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो सर्विस की तरफ चले जाते हैं। तो उनके अंदर एक वो जो लोगों को सर्व करने का, हेल्प करने का एक एटीट्यूड आ जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है उनके पास, क्योंकि उनको पता चलता है कि यार ये ऐसा लॉस हुआ था जिसे ना आप रिकवर नहीं कर सकते कभी भी। तो एकदम से वो सोशल सर्विस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस को जो एज रिग्रेशन वगैरह होता है और किसी को फोबिया होता है, पास्ट लाइफ में ले जाके ठीक करते हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा। हाँ, वो अगर कोई भी ऐसा है कि अगर इस लाइफ का एक्सपीरियंस का रीज़न नहीं मिल रहा है, तो हम पास्ट लाइफ में जाकर ढूंढते हैं, तो उससे हील करते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस ना एज रिग्रेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हम चाइल्डहुड तक ट्रैवल कराते हैं, कई बार मदर वूम तक ट्रैवल कराते हैं। तो उसमें उसके लिंक्स मिलते हैं और फिर वहाँ से उस लिंक्स को ब्रेक कर कर पर्सन को हील कर दिया जाता है। और मैम, आपने कोई ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें बोलते हैं कि जो एक पर्सन है वो अनयूजुअल मूवमेंट कर रहा है जो ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं करता, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पे भूत आ गया या कुछ आ गया, तो इसको साइकोलॉजिकली आप कैसे देखते हैं? सो ये ना पोजेशन सिंड्रोम है, जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसे किसी भूत प्रेत आत्मा ने ना पजेस कर लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया है। अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने कंट्रोल कर लिया है, तो फिर क्या होता है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो कोई करवा रहा है।
ऊपरी पराई वैसे भी अंधविश्वास Yes, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। भारत में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अंधविश्वास। ये उन लोगों को लगता है जिनके इस तरीके के ऑलरेडी बिलीफ होते हैं, जो थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं, जिन्होंने भूत प्रेत अंतरात्माओं की ये ऐसे कोई भी कंट्रोल कर लेता है, इसकी कहानियाँ सुनी होती है और उन पर विश्वास किया हुआ होता है। तो वो मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाते हैं कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ना किसी भी भूत प्रेत ने कंट्रोल कर लिया है और भूत प्रेत चढ़ गया है, या इसका किसी चीज़ पे ऐसे पैर रखा गया है जिसकी वजह से कोई ऊपरी इसको हो गया है। Yes. तो आज भी ना मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने से पहले, साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले लोग ना बाबाओं के पास जाते हैं झड़वाने के लिए, कुछ चाटने की राख के लिए, पानी पिलाने के लिए, धागे के लिए, अंगूठी के लिए जाते हैं। वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट करते हैं और अपने इंसान का टॉर्चर करवाते हैं, और जब वहाँ से कुछ नहीं होता है तब उन्हें डॉक्टर की याद आती है कि ये तो भाई बीमारी है, इसे तो दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, तो वो फीमेल है, तो उसको ऐसा लगता है एक ना कि मेरी आँख में ना एक निशान है, और उसकी आँखों में देखो तो ना कुछ भी पता नहीं चलता कि ऐसा कोई निशान है, लेकिन उसको ना 2-4 बार किसी ने ऐसे टोका, अरे तुम्हारी आँखें कैसी हैं, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में कुछ है क्या। किसी ने कोई निशान विशान कुछ नहीं बोला ऐसे करके, वो 2-3 बार उसको इस तरीके से बोला, तो उसके दिमाग में उसने ऐसा सोचा कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, और उसने बहुत ज़्यादा स्टेयर करके अपनी आंखों को आईने में देखा, तो उसको एक बहुत मामूली सा बिल्कुल आँख में एकदम साइड में ऐसा लगा कि हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा कोई निशान है। बस उसने ना उस चीज़ को पकड़ लिया और एक ज़िद पकड़ ली कि मेरी आंखों का ऑपरेशन कराओ, आंखों का ऑपरेशन कराओ, आंखों का ऑपरेशन कराओ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। नॉन स्टॉप बस वही उसके दिमाग में चले जा रहा है, उसको बहुत बेचैनी हो रही है, वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। घर वालों को लगा इस पर तो कोई ऊपरी आ गया, तो वो ले गए उसको झड़वाने के लिए। अब वो झड़वा रहे हैं, वो इतनी तेज उसको यहाँ से पकड़ रहा है, उसकी चूड़ी भी टूट गई है, वो गड़ गई है, वो दर्द से चिल्ला रही है, उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, और वो बाबा क्या दिखा रहा है कि देखो भूत नाच रहा है, भूत चिल्ला रहा है। अरे भाई तुम किसी को इतना कस के पकड़ोगे, उसको दर्द हो रहा है, वो क्या करेगा। और तुम ना कोई पाउडर है उसकी तरफ इस तरीके से बार बार फेंकोगे तो उसकी आंखों से तो आंसू आएंगे, Yes. उसे तो तकलीफ होगी। और घर वाले सोच रहे हैं कि भूत चिल्ला रहा है, भूत जो है क्या कहते हैं निकल रहा है वहाँ से, टॉर्चर हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हुआ। वो तो उसको ऑब्सेशन हो गया था उसका। इसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर आपके आई, नोज़ या बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, जबकि एक्चुअल में कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसको बार बार लगता है कि ये मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, या तो प्रॉपर सिमेट्री में नहीं है, या अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको BDD हो गया था, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, उनको लगा कि इसको ना कुछ हो गया दिमाग में, इसके ना कुछ चढ़ गया है, ऐसे भूत भूत का वो हो गया। इतना टॉर्चर कराने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी उन्हें इलाज ही कराना पड़ा। अब उसका मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से एक नहीं, इस तरह से हज़ारों केसेस हम देख चुके हैं, जो कि पहले भूत प्रेत का शक उनको रहा, हज़ारों रुपए उन्होंने बर्बाद करे उसमें, और लोगों ने लाखों रुपए भी बर्बाद करे और अपना केस बिगाड़ा, और उसके बाद वो इलाज कराने के लिए आए, इस तरह से। लेकिन सच में आप मानती हैं लेकिन भूतों को बिल्कुल भी नहीं होते हैं? ओके। देखिए, अगर आप मानते हो ना, तो आपका दिमाग आपके लिए झूठी मान्यताओं को भी सच साबित कर देता है। मैं नहीं मानती तो मेरे लिए भूत एग्जिस्ट नहीं करते, अगर आप मानती हैं तो आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं भूत। तो ये मानने वाली बात है। तो अब मैंने इतने हज़ारों केसेस देखे हैं जिसमें आवाज़ भी बदली हुई है इंसान की, अजीब सी हरकत कर रहा है, मैं थेरेपी कर रही हूँ और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, वो उनके मन का एक हिस्सा बोल रहा है। तो मुझे पता है ना कि जब आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ अंदर बैठेगा तो उससे आपकी आवाज़ भी बदलेगी, ठीक है, आप कुछ इस तरीके का भी बोलोगे जिससे आपको सच में डराया सा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सच में ही कोई भूत है। क्योंकि माइंड ना अपनी बकवास को भी प्रूव करने के लिए इस तरह से आपकी वॉइस भी चेंज कर देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी एकदम से, कोई कमज़ोर सा इंसान है ना उसमें भी जान आ जाती है, वो बिल्कुल ही ऐसा है, कोई सामान उठा के भी फेंक देगा, छटपटाएगा भी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फिजिकल लेवल पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि डिसऑर्डर की वजह से कर रहे हैं, कई बार ना इनको इस तरीके से डिल्यूजन्स जुड़ गए हैं, इनके हैलुसिनेशन हो रहे हैं इनको, तो कई बार लोग होते स्किज़ोफ्रेनिक हैं, उनको वो चीज़ दिख रही होती है, वो चीज़ सुनाई दे रही होती है जो कि एक्चुअल में है नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो देखना पड़ेगा ना कि ये भूत प्रेत के अलावा कोई मानसिक बीमारी तो नहीं, एक एक्सपर्ट से कंसल्ट तो करना पड़ेगा। तो जब वो हमारे पास आते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि आप भूत प्रेत की गलतफहमी में हो, भूत प्रेत नहीं, ये मानसिक बीमारी है। तो जो लोग समझ जाते हैं वो इलाज कराते हैं, और जिनके पर अंधविश्वास हावी रहता है
तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो और टॉर्चर कराते हैं अपने पर्सन को, और बाद में फिर वो किसी ना किसी डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। तो मैम यह सारा जो खेल होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, हम जो सोचते हैं वो सामने इमेज भी बना लेते हैं। बिल्कुल, आप जो भी कुछ सोचेंगे तो आपका माइंड आपसे इमेज के रूप में भी कम्युनिकेट करेगा, थॉट भी बनाएगा वो, और किसी अर्ज के रूप में भी कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि आप ना कोई भी इनपुट देख कर भी लेते हैं, आप वर्ड्स के ज़रिए भी लेते हैं जो आप सुनते हैं, Yes. आप टच के ज़रिए भी लेते हैं, तो आप पांचों सेंसेस के ज़रिए इनपुट लेते हैं। तो आपके अंदर से रिफ्लेक्शन भी किसी भी सेंस के थ्रू हो सकता है। कुछ लोगों को वो स्मेल आने लगती है जो स्मेल है नहीं इन्वायरमेंट में, कुछ लोगों को वो सुनाई पड़ने लगता है जो एक्चुअल में साउंड है नहीं, और कुछ लोगों का दिमाग अपने आप ही कुछ भी इमेज क्रिएट कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कुछ है ऐसे दिख रहा है कि आपको, जो एक्चुअल में होता नहीं है। तो माइंड में जब भी कुछ भी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी तो इस तरीके से आपको हैलुसिनेशन किसी भी सेंस से हो सकते हैं। और जैसे अभी आपने एक केस बताया उस लेडी का कि उसको परफेक्ट बॉडी या फिगर या बॉडी जिसको सुंदर दिखने का शौक होता है, तो कुछ लोगों का ऐसा ऑब्सेशन भी होता है कि मैं सुंदर दिखूं या मेरी बॉडी परफेक्ट हो। तो ये एक डिसऑर्डर होता है या फिर नॉर्मली किसी को पैदाइशी भी आता है? देखिए, सुंदर तो हम सभी लगना चाहते हैं, ठीक है, और सुंदर लगने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आप अपने ही लुक्स को लेकर अगर ऑब्सेसिव हो गए हैं तो वो बहुत टॉर्चरिंग है। क्योंकि परफेक्ट बॉडी किसी की भी नहीं होती है, आपको अपने आप को परफेक्ट मानना पड़ता है। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, राइट, किसी की कोई चीज़ खास होगी तो किसी की कोई चीज़ खास होगी। लेकिन जो भी लोग अपने आप को खूबसूरत मानते हैं वो जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो अपने आप को खूबसूरत मानते हैं और खुशहाली से जीते हैं और अपने आप को जैसे भी अच्छे से मेंटेन करके रहते हैं। लेकिन उनमें भी अगर आप ढूंढना चाहें तो बहुत सारी कमियां ढूंढ सकते हैं। तो दूसरों को कमियां ढूंढने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद में कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हो। काश मेरी हाइट इतनी होती, मेरी आंखें ऐसी होती, मेरी नाक ऐसी होती, मेरे गाल ऐसे होते, मेरे होठ ऐसे होते, कुछ भी आप बॉडी पार्ट में इस तरीके से, और वहाँ पर आपका खुद के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। आप वो होना चाह रहे हो जो आप कभी हो नहीं सकते, क्योंकि जैसा आप डेवलप हुए हो तो उसके पीछे आप ये तो देखिए ना, आपके पेरेंट्स कैसे थे, तो आपके पेरेंट्स जैसे थे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे थे वैसा वैसा ही तो मिलता जुलता आपका Yes. बॉडी बिल्ड बनेगा ना। ऐसा थोड़ा ना है कि आप किसी और के जैसे बन जाओगे। आप जैसे हो अगर अपने आप को फुली एक्सेप्ट करोगे तो आपको किसी भी तरीके का ऑब्सेशन, या जिसको हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जो कि माइकल जैक्सन उनका एक फेमस एग्जाम्पल है, या बॉलीवुड में फेमस एग्जाम्पल है करण जौहर। Yes. तो और वैसे भी बॉलीवुड ब्यूटीज़ तो सर्जरीज कराती ही रहती हैं अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए। तो आजकल जो ट्रेंड्स चल रहा है, क्योंकि एक्टर्स को फॉलो करते हैं लोग और बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है कि अरे लोग तो कराते हैं ना, ब्यूटी करेक्शन तो नॉर्मल है ना, तो अगर हम पे भी पैसे होते तो हम भी अपनी नाक ऐसे सुंदर करा लें, हम अपने होठ ऐसे करा लें। तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि थोड़े पैसे हो ना तो हम कुछ से कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसमें कितना नुकसान है, हार्म है, और बिगड़ भी जाती है कई बार शक्ल। Yes. इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम माइकल जैक्सन का ही वो देखें तो कितनी पेनफुल डेथ है ना उनकी। Yes. हर दिन 12 डॉक्टरों की टीम, इतने इंजेक्शन, इतनी दवाई गोलियां, इतना हाइजीन में रहना, सब कुछ, क्या थी वो लाइफ? कुछ भी नहीं थी। बाहर से देखने में जो लग रहा था अंदर से बड़ी पेनफुल लाइफ थी। तो ये जो हम देखते हैं बाहर से कि ब्यूटी इन्हांस हो गई है, इनका दर्द ही नहीं पता है, इनकी तकलीफ़ें इन्हीं को पता होती हैं। तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आपको ऑब्सेशन आता है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको लगने लगता है, फिर दिमाग का क्या है, वो राई का पहाड़ बनाता है, फिर एक चीज़ नहीं, वो फिर और भी चीज़ों पर कहेगा। Yes. तो वो इस तरीके से करते करते आप ऑब्सेशन के लूप में फंस जाते हो, क्योंकि आप जो आपको तोहफा मिला है आप उसे नकार रहे हो और आप कुछ और बनना चाह रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक तरीके का ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही हुआ। बिल्कुल डिसऑर्डर है, इसको तो हम डायग्नोस करते हैं, इसका नाम मैंने बताया ना आपको, पीजीडी डायग्नोस करते हैं हम इसमें। और नहीं, किसी किसी को तो जैसे पैदाइशी भी होता है कि उस लोग उस मतलब वो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि उसको सुंदर दिखना है, वो तो वो उसको क्या बचपन से ही डिसऑर्डर होता है? नहीं, मैंने बताया ना, सुंदर हम सबको दिखना है, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड से ना हमको प्रोग्राम किया गया है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे, तू काला है, उसे देखो कितना सुंदर है, उसकी हाइट, पेरेंट्स कैसे करते हैं, अरे यार उसकी हाइट तो इतनी हो गई, इसकी हाइट तो छोटी रह गई, अरे ये तो सूखा सा है, उसकी सेहत तो कितनी अच्छी है।
बॉडी के लेवल पर इतना कंपैरिजन किया जाता है, बच्चों के उल्टे सीधे नाम भी, ये तो कालू है, ये तो पतलू है ना, ये तो छोटू है, ऐसे रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई हल्का सा थोड़ा चबी होगा तो ये तो गोल मटोल है, गोलू है, कुछ भी इस तरीके से पुकारते हैं। तो बच्चे को बुरा लगता है यार उसका कंपैरिजन। उसको हमेशा क्या लगता है कि यार मेरे को ना अगर तारीफ चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो मेरे अंदर ना ऐसे ऐसे करेक्शन होने चाहिए। वो शुरू से अपने आप को नकारना शुरू कर देता है, मतलब सेल्फ हेटर बना दिया जाता है उसे लगता है कि मेरे अंदर ना बड़ी सारी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, बाल उसके जैसे होने चाहिए, गाल उसके जैसा होना चाहिए, हाइट उसके जैसी होनी चाहिए, स्किन टोन उसके जैसी होनी चाहिए। तो उसको इतना ज़्यादा कॉन्शियस बना दिया जाता है और उसको स्ट्रांगली प्रोग्राम कर दिया जाता है कि तुम जैसे हो, तुम तो अच्छे हो ही नहीं। तो वो धीरे धीरे वो उसी प्रोग्रामिंग की वजह से वो धीरे धीरे ऑब्सेशन के लूप में फंस जाता है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल लेवल पर भी नकारते हैं, तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हारे अंदर ये स्किल नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, उसे देखो। तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों लेवल पर हम अपने आप को हेट करने लगते हैं, हमारे अंदर इन्फीरिटी आ जाती है और फिर हम लग जाते हैं उस दौड़ में वो बनने की जो हमारी यूनिकनेस का गला घोट दिया उसने। मतलब हम जो यूनिक क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुए थे, हम जो बन सकते थे और अपने आप में खिल सकते थे, हमने सारी संभावनाओं को वहीं पर ख़त्म कर दिया। ठीक है, गुलाब गुलाब ही बन सकता है, गेंदा गेंदा ही बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि गुलाब गेंदा बन जाएगा और गेंदा गुलाब बन जाएगा। इसमें बड़ी फेमस स्टोरी भी है ना एक, कि एक मछली और एक चिड़िया आपस में दोस्त थे। तो दोनों अपनी अपनी यूनिकनेस में खुश थे, लेकिन एक बार ना लोमड़ी वहाँ से गुजर रही थी। उसने देखा अरे यार ये मछली जो है ना, क्या कहते हैं, और चिड़िया में बड़ी दोस्ती है, बड़े खुश गुटर गुटर कर रहे हैं। अब लोमड़ी किसी बात से गिलसी हुई थी, तो उसने क्या है मछली से बोला कि देख तेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है, हर समय तो पानी में रहती है। चिड़िया को देख खुले आकाश में उड़ती है, कितना बढ़िया है। उसके कान में वो बात डाल गई। फिर उसने चिड़िया से भी ऐसे बोला कि अरे तुझे तो रोज़ खुले आकाश में उड़ना पड़ता है, अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। मछली की किस्मत देख कितनी बढ़िया है, पानी में पड़ी रहती है आराम से, लोग दाना भी वहीं पर डालते हैं, उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। अब उसने दोनों को अलग अलग टेंशन पकड़ा दी, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर और एक दूसरे का ऐसा बना दिया कि उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है और तेरी खराब है। उस दिन से ही दोनों दुखी रहने लगे। अब मछली चिड़िया नहीं बन सकती, चिड़िया मछली नहीं बन सकती। दोनों अपनी यूनिकनेस में खुश थी और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थी। अब एक दूसरे से जलन पैदा होने लगी, अच्छी खासी दोस्ती टूट गई और दोनों के दोनों इतनी टेंशन में रही कि मछली पानी में मर गई और चिड़िया डाली पर बैठे बैठे ख़त्म हो गई। तो ये जो लोमड़ी थी ना, ये लोमड़ी हमारे घर में भी होती है, माँ बाप के रूप में भी होती है, रिश्तेदारों के रूप में भी होती है, चाचा और बुआओं के रूप में भी होती है, और बाहर अड़ोसी पड़ोसी आंटियों के रूप में भी होती है, बहुत सारे रूपों में होती है। जो हमारी यूनिकनेस की हत्या कर देती है और हमें ना इतनी टेंशन पकड़ा देती है, इतनी इन्फीरियरिटी हमारे अंदर ठूस ठूस के भर देती है कि हम होना भूल जाते हैं। जैसे अभी बात की थी सोशल मीडिया पे, लोग देख देख कर चिढ़ने लगते कि काश मैं ऐसा होता, या इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो देख देख कर लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और फिर उस चीज़ से उनकी खुद की पर्सनालिटी गायब हो जाती है। मेरा भी एक क्लाइंट है, तो उसको बड़ी शिकायत है कि काश मेरे माँ बाप काफ़ी अमीर होते, ज़्यादा पढ़े लिखे होते। अब उसकी पुलिस में अच्छी खासी नौकरी भी लग गई है, ठीक है। तो जिस तरीके का बैकग्राउंड था उस हिसाब से उसकी काफ़ी तरक्की हो गई है, जितने मतलब जिस हालात में वो पैदा हुआ था। वो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, वो इस चीज़ के लिए दुखी है कि मेरे माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर होते तो पता नहीं मेरी लाइफ और क्या होती। तो आप ना जो है रियलिटी उसके लिए कंप्लेन करोगे तो आप ना दुखी रहोगे, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए। अगर जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर कर ग्रेटफुल रहोगे आप कि ये तो है, इससे भी बदतर हो सकता था, क्या पता सड़क पे अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता, माँ बाप का ही अता पता नहीं होता, फिर क्या कर लेते भाई। तो जो है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो जाओगे तो ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बेहतरीन बनती चली जाएगी। और अगर आप कंप्लेन मोड में रहोगे तो जो है उससे भी खुशी कोसों दूर चली जाएगी और तुम एक जिंदा लाश की तरह, मशीन की तरह बस आओगे और चले जाओगे। आजकल की जनरेशन जो है वो कंपैरिजन की लाइफ ही जी रही है, दूसरों से कंपेयर कर रही है, और लोगों की इस तरीके से नींद भी गायब हो जाती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, जैसे कुछ लोग रात में देर रात तक जाग रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद सो नहीं पा रहे हैं कि 2-2 घंटे लेटे रहने के बाद। तो अच्छी नींद जो कैसे ले एक इंसान? सबसे पहले तो मोबाइल से दूरी बनानी है। 90 मिनट का रिचुअल फॉलो करना है कि आपको सोने से 90 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले, अपना मोबाइल स्क्रीन हर तरीके से आपको डिजिटल उससे डिस्कनेक्ट होना है। फिर आप क्या करें, सोने से पहले अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर दें, जैसे लाइट्स भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली डिम कर दें आप।
आप ना अपने क्लोथ्स चेंज कर लें, ताकि आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को प्राइम करें कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और उस टाइम पर आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग या कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक कुछ पढ़ सकते हैं। अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सॉफ्ट टॉक्स कर सकते हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट होने की कोई गुंजाइश ना हो। इस तरीके की आप कुछ भी ऐसे, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की सॉफ्ट एक्टिविटीज़ करें। और धीरे 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 अपने सिस्टम को स्लो डाउन होने दें। और जितने भी आपके टैप्स ओपन है दिमाग में, दिन भर की हलचल है, उन्हें खुद क्लोजर दें। आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने अपना बेस्ट दिया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो अभी होने से रह गया है वो कल हो जाएगा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आप अपने ब्रेन को ना क्लोजर दे रहे हैं धीरे धीरे। इस तरीके से करते 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 धीरे धीरे आपका ब्रेन उस 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा, और आपकी बॉडी अपने आप ही और आपका माइंड अपने आप ही एक रेस्ट मोड में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ सपोर्टिंग है। और फिर आप बेड पर जब लेटेंगे, तो जब लेट कर आपका सर आपके तकिए को छुएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी भी ना ऐसे लेटने वाली पोजीशन में जाती है, तो अपने आप ही आपका जोन शिफ्ट हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लग जाता है, वो होल्ड ले लेता है, और कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रेस्ट उस पर चला जाता है। और फिर आप उस टाइम पर अगर अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर लेते हैं रोज़ाना, कि जैसे आप ना ऐसे जम्भाई क्रिया, ऐसे यॉर्निंग, नींद आ रही है, और थोड़ा आवाज़ में भी भारीपन, स्लो डाउन इस तरीके से लेकर आते हैं, तो इससे भी ना आपका ब्रेन ना ट्रिगर होता है कि अच्छा, जम्बाई का मतलब क्या है, नींद आने का। तो आप इस तरीके से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, या आप बस आंख बंद कर लेट जाएं और ये इंप्रेशन अपने माइंड में फील करें, बहुत ही लो टोन में अपने आप से बोलें कि मेरा माइंड शांत होता जा रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, और हर मोमेंट में मैं गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश कर रही हूँ। 1-2 बार रिपीट करेंगे, या सिंपली अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे। या एक बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है कि आप ना अपनी सांस को होल्ड करेंगे और मन ही मन साइलेंटली काउंट करेंगे, जितना भी 20 तक 30 तक आप कर सकते हैं, देन रिलीज़ करेंगे। 2-3 बार ये सब करेंगे तो इससे ना आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको विदिन 2-3 मिनट्स में ही नींद आ जाएगी। लेकिन किसी किसी को नींद आ भी जाती है, उसके बाद भी सपने आते हैं, बार बार नींद खुलती है, डिस्टर्ब होती है, और सपने भी ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या करिए? एक ये होता है कि इंसोम्निया, कि आपको नींद ही बहुत लेट आ रही है, या नींद बहुत कम आ रही है आपको। एक होता है कि मिडनाइट में आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन ना अलग अलग साइकिल्स को कंप्लीट करके अवेयरनेस आ जाती है। तो ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो एंग्जाइटी का शिकार हो गए होते हैं, जिनके अंदर बहुत कुछ इस तरीके का चल रहा है जो अनरिजॉल्व है, तो वो ना बीच बीच में जाग जाते हैं। तो आपको वही क्लोजर देना जो मैं सिखा रही हूँ, या मैं आपको सोने से पहले की जो रिलैक्सिंग एक्टिविटी सिखा रही हूँ, उससे आपके अंदर के सिस्टम को रीसेट होने में 30 दिन से लेके 45 दिन तक का समय लग सकता है, और धीरे धीरे आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो आप सोने से पहले भी अपने ब्रेन को ऐसा स्नूजिंग इफेक्ट दे सकते हैं कि अगर किसी वजह से मेरी रात को नींद खुलती भी है, तो मैं जैसे ही, अगर सपोज करो उस टाइम आपको यूरिन का प्रेशर लग रहा है, तो आपने नोटिस किया कि मेरे को ना यूरिन आ जाता है, ठीक है, तो आप ना सोने से 2 घंटे पहले अपना वाटर या लिक्विड इनटेक कम करो। और या आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यास लगती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पानी, 1 घूंट 2 घूंट पानी पीकर सो। या आपको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर की वजह से, बहुत गर्मी या सर्दी की वजह से, तो उसमें आप वो करो, तो ये क्योर भी करो। और फिर भी आप अपने ब्रेन को इस तरीके से वो दो कि अगर बीच में किसी भी वजह से मेरी आँख खुलती भी है, तो मैं जैसे ही अपनी करवट चेंज करती हूँ, तो मुझे पहले से भी गहरी नींद आ जाती है। तो आपने क्या किया, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो कि अगर नींद खुले हुई तो विद इन सेकेंड ज़रा सा पोस्चर चेंज करते ही आप पहले से भी गहरी नींद में सो जाएंगे। जैसे आप अलार्म को स्नूज करते हो, Yes. और उसके बाद जो आपको और गहरी नींद आती है, तो ये इसको कहते हैं स्नूजिंग इफेक्ट। तो आप ना इस तरीके से अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो। आप जैसा भी अपने ब्रेन को प्रोग्राम करोगे, आपका ब्रेन वही इफेक्ट आपको देना शुरू कर देगा। आप रात को सोने से पहले ही कहिए, बार बार दोहराइए कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में सोती हूँ कि सुबह एक बार ही 5 बजे 6 बजे जो भी आप उठना चाहते हैं, कि 5 बजे ही मेरी आँख खुलती है और मैं बहुत ही फ्रेश महसूस करती हूँ। तो जब आप बार बार प्रोग्राम करेंगे तो एक दिन में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रिपीटेडली जो भी कुछ आप डालते रहेंगे, तो आपकी बॉडी का एक एक सेल सुन रहा है, आपका पूरा अस्तित्व सुन रहा है उसे, और आपके अंदर वो सारे पॉजिटिव चेंजेस आप 30 से 45 डेज़ की ड्यूरेशन में देखेंगे। 100% चेंज आ जाएंगे, आपका बॉडी एंड माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आजकल लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर उनको धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, या पब्लिक प्लेस पर हैं तो बहुत ज़्यादा
एंजाइटी हो रही है, तो कोई ऐसी इसके लिए प्रोसेस या वो है जो अभी आपने सोने के लिए बताई, तो कुछ ऐसा है जिसको हम प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अवॉइड कर सकें? ओवर थिंकिंग इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो ना सब चीज़ सर्टेन करना चाहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वरी करना, चिंता करना इट्स इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो सर्टेनिटी के चक्कर में ओवर थिंक करता है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड है रियल में, कि आप कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इट्स ओके, गुड। अगर आपका जो ओवर थिंकिंग का बेस है सिर्फ आपके अजम्पशंस हैं, तो ये एक एंडलेस लूप है। तो आपको पहले पकड़ना पड़ेगा कि मेरी ओवर थिंकिंग का डायरेक्शन क्या है। इमोशनल बेस ओवर थिंकिंग है मेरी, बेसलेस है, या फिर उसमें कुछ रियलिटी ग्राउंड्स हैं, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड्स वाली ओवर थिंकिंग कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। और जो बेसलेस होती है, इमोशंस पर बेस होती है, सिर्फ अनसर्टेनिटी को फिक्स करने के चक्कर में होती है, वो एंडलेस होती है। तो पहले अवेयर होकर आपको कॉन्शियसली उस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। अब जैसे आपने पूछा कि लोग आजकल इतना बिजी हैं, या सोशल एनवायरनमेंट में या कहीं पर भी सडनली अनकंफर्टेबल फील करना, एंक्शियस फील करना, इस तरीके से हो जाता है लोगों के साथ, राइट। तो आपको ना सबसे पहले ये समझना है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके लिए पहले अवेयर हो। अपने पैटर्न्स को नोटिस करो कि आपके साथ क्या है। आपका माइंड रूमिनेट करता रहता है, या आपका जो लाइफस्टाइल है वो पुअर है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, आपका सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं है, आपकी फूड क्वालिटी बहुत पुअर है, क्योंकि फूड का मूड से बहुत डीप कनेक्शन है, आपकी गट हेल्थ बर्बाद होगी तो आपको इंट्रूसिव थॉट्स बहुत आएंगे, आपको ना एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होगी, क्योंकि आपके गट में हैप्पी हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो फिर आपको वो सारे चैलेंजेस आने शुरू होंगे, तो फिर आप ना उसके एक लूप में फंस जाओगे। तो बॉडी एंड माइंड दोनों को हमें पैम्पर करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो बॉडी के लिए आपको फूड का खास तौर से ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है आपका, ये आप जो खाते हो उसी से तैयार हो रहा है। जैसे एग्रेसिवनेस की भी आप बात कर रहे थे, तो एग्रेशन ना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि हमेशा से गुस्से का इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि गुस्से में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत गुस्सा करना नॉर्मल है, ठीक है। जब भी कुछ आपको एक्सेप्टेड नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। अगर आपको कुछ भी थ्रेट लगता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गुस्सा करते हो। गुस्से में चाहे आप गालियाँ दे रहे हो, तोड़ रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, कुछ भी करो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप हेल्पलेस हो, क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ये एक गलत तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, जो आपको सबसे पहले हार्म कर रहा है, आपके अंदर के सेल्स डैमेज कर रहा है, और आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहा है, अननेसेसरी आपको पैनिक मोड में डाल रहा है। तो एंग्जाइटी की स्टेट, आपके एग्रेशन की स्टेट हो या ओवर थिंकिंग की स्टेट हो, ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स हैं जिससे कि आपका हार्म हो रहा है। तो इनको सही तरीके से एनर्जी चैनलाइज करना है। जैसे गुस्से को दबाना नहीं है। अगर आपने गुस्से को दबाया, आप गुस्सा पीते गए, लेकिन एक दिन आप फट पड़ोगे। तो आप जब भी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस टाइम पर ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दो। यानी कि आपको अगर सपोज करो हमें बात करते करते कोई बात ऐसी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप एक्सक्यूज़ मी कहकर उठो और 2-4 राउंड लो। अब जाओ थोड़ा सा अकेले में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। तो इसमें जो पॉज लिया ना आपने कुछ कहने से पहले, इसमें आपकी फिजियोलॉजी चेंज होते ही आपके अंदर जो केमिकल केमिस्ट्री चेंज हुई, उससे आपकी ना साइकोलॉजिकल पॉज आया, और आपका रैशनल ब्रेन, क्योंकि इमोशनल जब हम पर हावी होते हैं तो हमारा रैशनल थिंकिंग ब्रेन, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, क्या सही है क्या गलत है इसमें डिफरेंस करने की पावर है, वो टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है। और जैसे ही आपने पॉज लिया तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति फिर से एक्टिव हो जाती है, और आप अपनी बात को कहते हो बिना सामने वाले को हर्ट किए, बिना बात बिगाड़े। तो अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आपका ब्रेन ना आपको एक ऐसी इमेजिनरी ट्रिप पर ले गया है जहाँ पर आपको बहुत कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो ग्राउंडिंग के लिए ना आपको 5 सेंसेस को दोबारा से स्टिमुलेट करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है। जैसे आप कोई भी ना जल्दी से अपने सराउंडिंग में 5 चीज़ें देखो, आप जल्दी से 4 चीज़ें कोई टच कर लो, कोई भी 3 साउंड आप सुनो, 2 चीज़ें आप ना स्मेल करो, और 1 चीज़ कोई भी टेस्ट कर लो। तो पांचों सेंसेस के थ्रू आपने क्या किया, ग्राउंडिंग कर ली, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। तो वो जो था ना आपका एंग्जाइटी का पैटर्न, आपने उसे इंटरप्ट कर लिया। तो आपने उसे इंटरप्ट कर लिया तो आप वापस प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट मोमेंट में कोई एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, और डिप्रेशन हमेशा पास्ट की बातों पर होता है। और ऐसे ही अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो मैंने बताया आपको पकड़ना है कि क्या है आपका पैटर्न। यस। तो मैम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी सारी बातें की हमने, काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी जानी, आपने बहुत सारा ज्ञान
और जो आपने इतने एक्सपीरियंस शेयर किए उससे हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिंसी, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो इस पॉडकास्ट को आप अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो या जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से ओवरकम ना कर पा रहे हों। अगर आपके कोई और डाउट्स रह गए हों तो उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।